हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं 3.4 जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में तीसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे लिबराइजेशन यानी उदारीकरण के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो उदारीकरण हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यानी पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको मिलती रहे वीडियो समय पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अगर पुराना जो है यानी इसकी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है अगर आप क्रम से देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मैं ये बार बार बोलता हूँ कि आप क्रम से देखिए वीडियो को तो आपको बेहतर समझ में आएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ 3.4, ठीक है, 3.4 में क्या है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हुआ था, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, कर सुधार और विदेशी विनिमय सुधार और व्यापार और निवेश नीति सुधार। तो आज हम इस चैप्टर में जो है क्या करेंगे, आज तो मतलब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में जो है औद्योगिक सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार और कर सुधार और विदेशी विनिमय सुधार और व्यापार और निवेश नीति सुधार, इन 5 सुधारों के बारे में जो है विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि उदारीकरण के अंतर्गत ये आते हैं। तो उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, आपको बताया था संक्षेप में। तो उदारीकरण हम ये देखिए इस चैप्टर में हम उदारीकरण विस्तार से पढ़ेंगे, इसकी सारी चीज़ें इसमें जो आती हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो उदारीकरण का मतलब होता है कि जो नियम कानून सरकार ने बना रखे हैं या किसी देश ने बना रखी हैं तो उनमें जो ढील देना, छूट देना, ताकि व्यापार में लचीलापन आ सके, यानी नियमों एवं कानूनों में ढील देना, छूट देना, ताकि उदारीकरण का यही मतलब है कि जो है व्यापार आसानी से हो सके। ठीक है, नियम कानूनों में लचीलापन लाना उदारीकरण आता है, उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, या कहें कि सरकारी जो नियंत्रण होता है, सरकारी नियंत्रण में कमी कर देना ही जो है आपका क्या होता है, उदारीकरण होता है। या फिर यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, नियंत्रण को हटाना। जब सरकार जो है बहुत सारे नियंत्रण लगा के रखती है, उनको हटाएगी तो हम उदारीकरण उसको कहेंगे। ठीक है, तो आप आई होप यहाँ पर उदारीकरण समझ गए होंगे कि मतलब क्या होता है उदारीकरण का। उसके बाद देखिए औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया गया। तो उदारीकरण में क्या क्या किया गया, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। तो ये क्या है, उदारीकरण के कार्य हैं, यानी क्या क्या काम किया गया है उदारीकरण के अंतर्गत, वो सारे कार्य हैं। यानी उदारीकरण में आर्थिक सुधार, ये कार्य मतलब कौन से कार्य, आर्थिक सुधार करने के लिए जो कार्य किए गए थे वो हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सुधार किए गए उदारीकरण में, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया गया, वित्तीय क्षेत्र में, औद्योगिक मतलब उद्योग से संबंधित सुधार। ठीक, तो उद्योग से संबंधित सुधार किया गया, यानी उद्योगों को बेहतर बनाया गया। तो उसमें क्या क्या किया गया हम इसमें देखिए विस्तार से पढ़ेंगे इस चित्र के माध्यम से। मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इसको प्रदर्शित किया है ताकि आप जो है समझ सकें, आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर आप इसको पूरा वीडियो को देखिए, स्किप मत करना, वरना आपको जो है यहाँ पर समझने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तो वित्तीय क्षेत्र के बारे में, वित्तीय का मतलब होता है धन से संबंधित, तो धन के यानी अर्जित करने से संबंधित है वित्त। तो वित्तीय क्षेत्र में कैसे सुधार किया गया, कर सुधार किया, कर का मतलब होता है टैक्स में भी कुछ सुधार किया गया। तो वो कैसे किया गया, और विदेशी विनिमय सुधार, यानी जो है एक देश से दूसरे देश के साथ करेंसी में लेन देन किया जाता है, तो उस विनिमय में सुधार किया गया। तो क्या क्या हुआ, व्यापार और निवेश नीति में सुधार हुआ, यानी व्यापार करने की जो नीति थी और निवेश करने की जो नीति थी, इन दोनों नीतियों में जो है सुधार किया गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है इसमें क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। तो औद्योगिक क्षेत्र में सुधार क्या क्या किए गए, यहाँ पर देखिए उद्योग, आप जानते ही होंगे उद्योग का मतलब होता है विनिर्माण से संबंधित क्षेत्र जो है उद्योग में आता है। ठीक है, तो उद्योग क्या होता है, जो कि एक स्थान पर जो फैक्ट्री है, एक तरह से उद्योग, उद्गम कहते हैं इसको। और यहाँ पर क्या होता है कि वस्तुओं को निर्माणित किया जाता है, निर्माणित मतलब वस्तुओं को बनाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे औद्योगिक क्षेत्र क्या है। अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया है औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के माध्यम से। तो पहला काम जो किया गया यहाँ पर देखिए एकाधिकारात्मक और प्रतिबंधित व्यवसाय क्रियान्वयन कानून। देखिए ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है, एकाधिकारात्मक और प्रतिबंधित व्यवसाय क्रियात्मक कानून। ठीक है, क्रियान्वयन कानून कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एकाधिकारात्मक, जो एकाधिकारात्मक था और प्रतिबंधित व्यवसाय है, यानी जो क्या हुआ, एकाधिकारात्मक ऐसा व्यवसाय जिस पर एकाधिकारात्मक मतलब एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का अधिकार है, केवल अधिकार है,
उसे और प्रतिबंधित व्यवसाय, ऐसा व्यवसाय जो प्रतिबंधित है, ठीक है, उस पर जो है प्रतिबंध लगा है, अनुमति नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्रियान्वय किया गया, उसको बदला गया, उसमें सुधार किया गया, ठीक है, एकाधिकार को खत्म किया गया। अब किसी का जो है एक पूर्ण रूप से एकाधिकार नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एकाधिकार को समाप्त और प्रतिबंधित व्यवसाय को समाप्त किया गया। तो इसमें क्यों क्या किया, लचीलापन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला हो गया। अब दूसरा क्या किया, लघु उद्योगों का अनारक्षण। लघु उद्योग का अनारक्षण मतलब जो छोटे उद्योग थे देश में, उन्हें आरक्षण दिया गया, उन्हें बेहतर जो है सुविधाएं दी गई और उन्हें आरक्षण दिया गया ताकि वो अपने मतलब खत्म ना हो सकें, अपना ग्रो कर सकें, व्यवसाय कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर था लघु उद्योगों का अनारक्षण किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी भूमिका में कमी की गई। अब आप कहेंगे ये कैसा सुधार है, औद्योगिक क्षेत्र तो सार्वजनिक भूमिका से तो और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो ये कैसे सुधार माना जाएगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी का मतलब है कि यहाँ पर जब हम सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी करेंगे तो निजी क्षेत्र की भूमिका में क्या होगा, वृद्धि होगी, और निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ेगी तो व्यवसाय जो है यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र, अब देखिए आप, सरकार तो हर कुछ नहीं कर सकती ना, सरकार सारी चीज़ें नहीं कर सकती, उसे भी सहायता की जरूरत होती है। तो निजी क्षेत्र के साथ मिलकर जब काम करेगी तभी वो जो है ज़्यादा व्यवसाय मतलब ज़्यादा बेहतर कर पाएगी। तो यहाँ पर जो है इसमें सुधार किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करके निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया गया। औद्योगिक लाइसेंस नीति की आई, औद्योगिक लाइसेंस नीति को आया मतलब आई, इसमें क्या होगा कि इसमें एक ऐसी व्यवस्था कर दी, ऐसी नीति लगा दी कि उद्योग जो खोलेंगे तो उसमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी, ठीक है, बिना लाइसेंस के उद्योगों को नहीं चलाया जा सकता। तो यहाँ पर जो है 4 चीज़ें थी इसकी सुधार में क्या आया, तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं इसके बारे में, जैसे कि आपको आ गया औद्योगिक उदारीकरण में औद्योगिक सुधारों का वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे, यानी आप लिखेंगे औद्योगिक लाइसेंस नीति में कमी कर दिया गया, कमी की गई, और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी की गई, लघु उद्योगों का अनारक्षण कर दिया गया, लघु उद्योग का मतलब लघु उद्योग को आरक्षण दिया गया, ठीक है, बचाव के लिए। उसके बाद एकाधिकात्मक जो एकाधिकार था और प्रतिबंधित व्यवसाय था उसको क्रियान्वय किया गया, उसको ठीक किया गया, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें थी, आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आगे देखते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार क्या क्या हुए। देखो वित्तीय क्षेत्र में सुधार की बात करते हैं। वित्तीय क्षेत्र में सुधार जो है, देखिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पहला सुधार क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका में परिवर्तन। जो भारत का रिजर्व बैंक है, यानी रिजर्व बैंक क्या है, आरबीआई है। प्रत्येक देश में क्या होता है, एक केंद्रीय बैंक होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे देश का कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर बैंक की भूमिका में उसकी जो भूमिका है, उसका जो योगदान है, भूमिका उसका रोल है, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका में परिवर्तन किया गया, ठीक है। वित्तीय क्षेत्र है, आप देखिए यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय मतलब धन, धन का मतलब बैंक, बैंक से संबंध होता है धन का, तो यानी बैंक में होता है धन, तो इसका मतलब बैंक से संबंधित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका में परिवर्तन किया गया ताकि वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि, विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि की गई, यानी जो विदेश में जो निवेश किया जा सकता था ना, कि हम जाकर दूसरे देश में जाएंगे, वहाँ पर अपना पैसा लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो जो विदेशी निवेश की जो सीमा थी, यानी कि कितना सीमा एक निश्चित की कि इससे ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं आप जो है विदेशी क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन वो सीमा क्या कर दी गई, उसमें वृद्धि कर दी गई, उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। जब उसको बढ़ा दिया गया तो अब देखिए वहाँ पर विदेश में जाकर के लोग जो है, भारत के लोग वहाँ पर जो है निवेश कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा, अपना धन जो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार कर दिया गया है, मतलब धन ज़्यादा आएगा, ठीक है, निवेश ज़्यादा होगा, धन भी ज़्यादा आएगा, यानी जितना हम निवेश करेंगे उतने ही चांसेस होते हैं कि आपको जो है रिटर्न भी उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर निजी बैंकों का प्रारंभ, अब देखिए निजी बैंकों का प्रारंभ किया गया,
यहाँ पर निजी बैंकों का प्रारंभ किया गया। वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना है तो निजी बैंकों का प्रारंभ करेंगे, क्योंकि निजी बैंक जो है हर क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में खोले जा सकते हैं और निजी बैंकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो निजी बैंकों का प्रारंभ किया गया, तो निजी बैंक प्रारंभ करेंगे तो बहुत से वित्तीय व्यवस्था में सुधार होगा, जो है लोगों को धन प्राप्त करने में आसानी होगी और धन संरक्षित करने में आसानी होगी। तो निजी बैंकों का सुधार किया गया। विस्तार प्रक्रिया में सरलता आ गई। जो विस्तार की प्रक्रिया थी, जो वित्तीय क्षेत्र को बढ़ाने की प्रक्रिया थी, उसके विस्तार प्रक्रिया को भी बढ़ा दिया गया। विस्तार प्रक्रिया जो है बढ़ाई गई। ठीक है, तो विस्तार प्रक्रिया में सरलता आई। आरबीआई जो है उसके अनुमान थे, और यहाँ पर क्या होगा, आरबीआई ने भी बहुत सारी शाखाएं तैयार की और इसकी विस्तार की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 चीज़ें की हैं वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए। कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी, आप देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका में परिवर्तन कर दिया गया। तो आप क्वेश्चन आएगा कि वित्तीय क्षेत्र के सुधार का वर्णन कीजिए, तो आप बता सकते हैं विदेशी निवेश में कमी, सीमा में वृद्धि कर दी गई, विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि, और निजी बैंक का प्रारंभ कर दिया गया। विस्तार प्रक्रिया में सरलता आ गई। तो ये 4 चीज़ें थी यहाँ पर जो की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या क्या था। अब हम देखेंगे हम कर क्षेत्र में क्या क्या किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कर क्षेत्र की। तो कर क्षेत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं कर सुधार। कर सुधार कर दिया गया। कर सुधार का मतलब है करों में कमी। कर तो जानते हैं टैक्स, जिसे यानी सरकार जो वस्तु के आयात या निर्यात पर लगाती है तो उसे कहते हैं हम कर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु की कीमत है, आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है, उसकी कीमत 10 रुपये है। यहाँ पर मान लीजिए एक वस्तु है, ये है वस्तु। ठीक है, वस्तु। अब इस वस्तु की कीमत कितनी है? 10 रुपये। इस वस्तु की कीमत 10 रुपये है, इस पर टैक्स लगा दिया सरकार ने। क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया, यानी कर लगा दिया। कर लगा दिया 2 रुपये का। अब देखिए ये कितना हो गया, 10 + 2 12 रुपये। अब ये वस्तु हो गई 12 रुपये की। तो जो सरकार, और ये सरकार ने लगाया, ये 2 रुपये क्या करेगी? सरकार लेगी। तो यहाँ पर क्या है? सरकार। तो सरकार जब कर लगा देती है ना किसी चीज़ में, तो वो क्या होता है? टैक्स ही होता है, यानी कर का मतलब टैक्स। ठीक है, जो सरकार लगाती है जिससे कि वस्तु की जो है मूल्य में वृद्धि होती है, तो उसे हम कर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर में क्या क्या सुधार किए गए, करों में कमी की गई। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर कर 2 रुपये लगा दिया। अब मान लीजिए ये कर जो है 4 रुपये होता, तो ये 10 रुपये की वस्तु 4 की मतलब 14 रुपये हो जाती। ठीक, लेकिन अब करों में वृद्धि नहीं की गई, कम की गई। अब देखिए 4 की जगह कर की मात्रा यहाँ पर मान लीजिए 1 रुपये कर दी गई। ठीक है, तो 10 + 1 तो 11 रुपये। अब वस्तु की कीमत क्या हो गई? कम हो गई ना। अब ये पहले ज़्यादा थी कर की कीमत, तो करों में कमी। देखिए कर को 4 से लेकर 4 से 1 में बदल दिया। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर नीतियाँ अलग हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ कि कैसे, यानी कर की कमी कर दी गई। तो ये है, ये पहला है, करों में कमी कर दी गई। दूसरा, प्रक्रिया को सरल बनाना। यानी प्रक्रिया को सरल बनाना क्या? पहले क्या होता था ना, बहुत सारे कर होते थे, अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग कर रहते थे। तो क्या होता था, लोग कंफ्यूज रहते थे कि कौन सा कर भरना है, ये भी भरना है, ये भी भरना है, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसलिए इससे बचने के लिए यहाँ पर कर सुधार में एक व्यवस्था अपनाई गई जिसका नाम था जीएसटी। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है? जीएसटी, वस्तु सेवा कर। ठीक है, इसको कहते हैं जीएसटी, वस्तु सेवा कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या लगा? गुड्स ऑन सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर लगाया गया, जो कि ये कॉमन होता है ज़्यादातर हर चीज़ों में। ठीक है, ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ों में जो है ये कॉमन होता है जीएसटी। तो इसने क्या किया? कर नीति को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। तो यहाँ पर सरल प्रक्रिया को बनाना, यानी प्रक्रिया को सरल बनाया गया, जीएसटी का प्रयोग किया गया। अप्रत्यक्ष करों में सुधार। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है। अब मैं सबसे पहले हम समझते हैं पहले प्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए ये स्कूल है, अगर मान लीजिए ये क्या है? स्कूल है। अब यहाँ पर क्या होगा? टीचर, मान लीजिए ये एक टीचर है और ये स्कूल है। अब इसको सैलरी मिलती है 50,000 रुपये। इस टीचर को जो है, इस अध्यापक को जो है यहाँ पर 50,000 रुपये सैलरी मिलती है। तो अब देखिए क्या होगा, 50,000 जैसी सैलरी आएगी, इस पर सरकार ने लगा रखा है 10% का टैक्स। क्या लगा रखा है? 10% का मान लीजिए यहाँ पर टैक्स लगा रखा है कि आपको देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगी, जैसे इसकी 1 महीने में सैलरी आएगी
तो सरकार क्या करेगी, यहाँ पर इसका 10% क्या करेगी, 50,000 का 10% यहाँ निकाल लेगी। यहाँ पर क्या होगा 10,000, 50% यहाँ 10% इसका निकाल लेगी, तो यानी 5,000 रुपये 50,000 में हर महीने यानी कटने वाले हैं। ठीक है, तो ये जैसी 50,000 मिलेंगे 5,000 सरकार ले जाएगी आराम से। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ 10%, ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो सरकार की मर्जी जितना टैक्स लगाए। तो यहाँ पर क्या है, मैंने एग्जाम्पल दिया कि देखिए 50,000 पूरा ले गई, जैसे ही आया बैंक में यहाँ से पहले कट के आ गया, ये पहले कट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कर जो है इसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है, कि मतलब सीधा ही सरकार के पास पहुँच गया ये 5,000 रुपये, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। अब देखिए अब प्रत्यक्ष कर क्या होता है। अब मान लीजिए एक व्यापारी है, ठीक है, और ये दूसरा व्यापारी है, ये तीसरा व्यापारी है। ठीक, अब मान लीजिए व्यापारी है दूसरा, ये इसने क्या बेचा, इसने एक टीवी बेचा, टीवी। ठीक है, एक टीवी खरीदा, इसने टीवी यहाँ पर किसी भी यहाँ से खरीदा, मतलब इसने बनाया या फैक्ट्री से उठाया, तो इस टीवी को इसने इधर बेचा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर बेचा तो इसकी टैक्स लगेगा, इस पर टैक्स लगेगा, तो क्या होगा, टैक्स लगेगा तो यहाँ पर इसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, इसकी मात्रा बढ़ेगी, फिर यहाँ पर बेचा, फिर टैक्स लगेगा, फिर इसको मात्र पैसे बढ़ेगा, फिर इसको देना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और सारा टैक्स जो है इसको देना पड़ेगा, ये सरकार को भुगतान करेगा। अब देखिए टैक्स कहाँ से बढ़ता हुआ आया, टैक्स यहाँ से यहाँ बढ़ा, तो अब लास्ट में टैक्स दिया जा रहा है। देखिए टैक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है और लास्ट में टैक्स का भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब कहते हैं, इसको कहते हैं कर का प्रत्यक्ष भुगतान। ठीक है, कर को क्या हुआ, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ये क्या हुआ, अप्रत्यक्ष कर है, यानी अप्रत्यक्ष करों का सुधार किया गया। तो इसमें क्या किया गया था, सुधार किया गया था इस व्यवस्था में, जो मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष कर क्या होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं। विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय के बारे में पढ़ते हैं। विदेशी विनिमय में सुधार किया गया। यहाँ पर रुपए का अवमूल्यन, रुपए का अवमूल्यन का मतलब होता है अगर 1 रुपये की कीमत जो है, आप देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं डॉलर में मानते हैं, 1 रुपये है आपका, 1 रुपये बराबर होगा 70 रुपये के, 70 डॉलर के। ठीक है, यहाँ पर जो भी है डॉलर, यहाँ पर 70 डॉलर के बराबर है, 1 रुपये 70 डॉलर के बराबर है। तो अब क्या हुआ, अवमूल्यन का मतलब होता है रुपए की वैल्यू को कम कर देना, रुपए की वैल्यू को कम कर देना, यानी अब आपका 1 रुपये बराबर होगा 80 के। अब देखो और कम हो गया ना इसके मुकाबले, ये बढ़ गया तो इसकी वैल्यू और कम हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, रुपए की वैल्यू को, यानी किसी भी करेंसी, ये देश हम भारत की नहीं बात कर रहा हूं मैं, किसी भी करेंसी के मूल्य में कमी करना, वो होता है अवमूल्यन। ठीक है, अवमूल्यन मतलब किसी भी देश की करेंसी में कमी करना अवमूल्यन कहलाता है। और विनिमय दर का बाजार निर्धारण, यानी क्या मतलब हुआ कि बाजार के आधार पर ही विनिमय दर निर्धारित होगी, यानी बाजार में वस्तु और सेवा, वस्तुओं का जो भी रेट चल रहा है ना, उसके आधार पर ही विनिमय दर का निर्धारण होगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से ये भी खत्म करते हैं। व्यापार और निवेश नीति में सुधार। व्यापार और निवेश नीति में कैसे सुधार किया गया, 4 तरीके से इसमें सुधार किया गया है। क्या है, पहला निर्यात शुल्क को हटाना। निर्यात शुल्क का मतलब होता है कर, जब वस्तुओं को दूसरे देश में भेजा जाता है तो कर लिया जाता है, तो उस कर को हटा दिया गया। अब दूसरे देश में जब हम वस्तु को भेजेंगे, निर्यात करेंगे, तो हमें पैसा, अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो कि कर शुल्क होता था, शुल्क को हटा दिया गया। आयात शुल्क में कमी, जो आयात जो वस्तुओं को बाहर से मंगाया था दूसरे देशों से, तो वहाँ पर भी हमें पैसा देना पड़ता था, उसको भी हटाया दिया, यानी आयात और निर्यात शुल्क को हटा दिया। तो 2 काम हो गए, निवेश नीति सुधार में, व्यापार और निवेश नीति सुधार में। और आयातों और निर्यातों के परिणात्मक प्रतिबंध को हटाना। जो आयात और निर्यात थे, यानी वस्तु को एक देश से दूसरे देश में भेजना और एक दूसरे देश से लाना, तो ये आयात निर्यात जो है, इसके जो परिणात्मक प्रतिबंध लगे हुए थे उनको हटाया गया। जो बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो उसको सारी चीज़ों को हटा दिया गया। आयात लाइसेंस व्यवस्था में ढील, जैसे कि आयात का एक लाइसेंस बनता था, उसकी व्यवस्था में बहुत ही कड़ाई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सख्त नियम थे, उन्हें ढील किया गया, मतलब उनमें लोचना पैदा की गई।
ठीक है, उन्हें लोचशील बनाया गया, मतलब उनमें ढील पैदा की गई, मतलब वो क्या है, इतने सख्त नहीं रहे, अब कहने का मतलब है। तो यहाँ व्यापार और निवेश नीति में सुधार। तो हमने यहाँ पर 5 चीज़ें पढ़ ली हैं, मतलब यहाँ पर 5 चीज़ों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से हमने सुधार के बारे में पढ़ा, उदारीकरण में कौन कौन से सुधार आते हैं, तो वो हमने पढ़े। तो यहाँ पर विस्तार से पढ़ा था हमने, औद्योगिक कर औद्योगिक क्षेत्र में सुधार पढ़ा, वित्तीय क्षेत्र में सुधार पढ़ा, उसके बाद कर सुधार पढ़ा और विदेशी विनिमय सुधार पढ़ा हमने ये। उसके बाद यहाँ विदेशी विनिमय सुधार, उसके बाद व्यापार और निवेश नीति सुधार आदि के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जो है न्यू अपडेट मिलती रहे, वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली टॉपिक में, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।